वेलकम टू माय चैनल एडू हेल्पर। तो हमने पोएम वाला सेक्शन पूरा ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हमने सारे को डिटेल में पढ़ा है, प्लस उनके क्वेश्चन आंसर करे हैं, प्लस एनसीईआरटी के भी आपको मैंने सजेशन दे दिया है। तो आपके उसमें 80 आउट ऑफ 80 लाने की पूरी आशंका बन गई है। अब हम नेक्स्ट अपने एपिसोड नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कितने चैप्टर हमारे अभी रह गए हैं। तो अभी हमारा नेताजी का चश्मा पहला चैप्टर है, ये भी रह गया है। और बाल गोविंद भगत आपके जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं उनको नहीं पढ़ाऊँगा। 2021 की वीडियो है गाइस, और पेपर से एक दिन पहले देख रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवी करुणा की दिव्य चमक, ये नहीं पढ़ाऊँगा गाइस, ये नहीं पढ़ाऊँगा गाइस, ये भी नहीं पढ़ाऊँगा। शायद सब कट गया, शायद सब कट गया, ये नहीं पढ़ाऊँगा आपको। सिर्फ ये 1 2 3 4 चैप्टर बनने गाइस। अब आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा कि मैं अपना वेब से पढ़ा रहा हूँ, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको भी मज़ा आएगा। तो नेताजी का चश्मा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हवलदार साहब का एक यहाँ पे नए किरदार आए हैं, जिनका नाम है हवलदार साहब। हवलदार साहब क्या करते हैं, जो हर 15वें दिन अपने काम के सिलसिले से अपनी गाड़ी में उतरते हैं, ठीक है, अपनी गाड़ी से जाते हैं। तो वहाँ पे क्या था, एक ओपन सिनेमा घर था और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कुछ ना कुछ करती रहती थी, कभी सड़क पक्की करवाती थी, कभी कुछ करवाती थी। अब भाई नगर पालिका है तो कुछ ना कुछ तो करवाएगी, कभी शौचालय तो कभी सम्मेलन करवा दिया। एक बार नगर पालिका के उत्साहित अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनवाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंप दिया गया, क्योंकि उसका नाम था मास्टर मोतीलाल नाम था। गाइस ध्यान रखना, मास्टर मोतीलाल नाम था। चश्मे का ठीक है। अब जो मास्टर मोतीलाल था, तो जो ड्राइंग मास्टर था उसने क्या किया, वो बनाना भूल गया, चश्मा बनाना भूल गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। भाई चश्मा नहीं बनाया तो भाई कैसी मूर्ति लगेगी। तो मूर्ति सुंदर थी, बनी थी, एक चीज़ की कमी थी, नेताजी की आँख पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम का मूर्ति का चश्मा पहना दिया गया। अब वो किसने पहनाया, अब नया कैप्टन एंट्री कर रहा है, इस पर कैप्टन जी एंट्री कर रहे हैं भाई। अब क्या हुआ, जब कैप्टन ने एंट्री करी, अब देखो कैप्टन जो था वो एक चश्मे वाला था। चश्मे वाले ने क्या किया, उनको चश्मा पहना दिया। और क्या करेगा चश्मे वाला, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, चश्मा पहना सकता है। कैप्टन ने उनको चश्मा पहना दिया। हवलदार साहब आए तो सोचा, वाह भाई क्या आइडिया है, कितना अच्छा आइडिया है, मतलब कितनी अच्छी युक्ति है। आइडिया को युक्ति कहते हैं, ठीक है। मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल, मतलब असली। दूसरी बार जब हवलदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार के फ्रेम का चश्मा देखने के लिए मिला, कभी गोला फ्रेम का चश्मा देखने के लिए मिला, कभी ओवल शेप का चश्मा देखने के लिए मिला, अलग अलग चश्मे देखने के मिल रहे हैं। अब वो कहे भाई हवलदार साहब, भाई पान वाले से पूछा, यहाँ पे ऐसे जा रहे थे ना वो, ये है हमारी रोड, ये हमारी पान वाली की दुकान, ये ओपन सिनेमा घर, ये नगर पालिका, यहाँ लोगों के घर, तुच्छ मुच्छ, ये गाड़ी तुच्छ मुच्छ से घर है यहाँ पे। और यहाँ पे जाए पान वाली की दुकान से पूछा, हाँ भाई क्या है, क्या बात चल रही है कि रोज़ चश्मा बदलती है मूर्ति, यार मूर्ति तो बड़ी ज़्यादा जादू वादू करती है क्या। तो उन्होंने बोला, नहीं भाई ऐसा नहीं है, कैप्टन चश्मे वाला आदमी है, वो उसका चश्मा बदल देता है। अब उनको लगा कैप्टन को ख़राब लगती होगी, अपने उपलब्ध फ्रेम से वह एक नेताजी की मूर्ति में से चश्मा फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक आता होगा तो वैसे चश्मा उनको दे देता होगा, जब कोई ग्राहक आता होगा उसको वैसे फ्रेम का चश्मा वापस कर देता होगा। सिंपल सी बात है गाइस। और अब हाल ऐसा ही है कि जब जैसे ग्राहक आते होंगे वैसे चश्मा दे देता होगा वो। हवलदार साहब ने पान वाले को जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने बोला, वह लंगड़ा के फौज में जाएगा, वह पागल है इसलिए ऐसा कहता है। हवलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक उड़ाते देख अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था, जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस के टंगे टेढ़े पर ढेरों चश्मे। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो वो उनका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, लेकिन किसी को उसका वास्तविक नाम नहीं पता था। तो उसकी मैं कुछ आपको बना के दिखाना चाहूँगा। तो बना के दिखाना चाहूँगा। ये देखो गाइस,
ये डंडी है, ये संदूकची है उनके हाथ में, और इसके अंदर चश्मे रखे हुए हैं जिस पे डॉट आ रहे हैं। बड़ा कर लेता हूँ मैं गाइस इस पे, हाँ इसमें जो बड़े बड़े ये आ रहे हैं इसमें ये डॉट आ रहे हैं। इनके पैर हैं, ये डंडी जिस पे खड़े होंगे लंगड़े हैं, और ये इनका चश्मा है। क्या प्यारा चश्मा है यार। लाइक कर देना इसी बात पे वीडियोस, दबा आके लाइक शेयर ठोक देना गाइस। संदूकची और दूसरे एक बस डेरो चश्मे थे, और 2 साल के भीतर हालदार साहब ने मूर्ति पर 20 चश्मे बदलते हुए देख लिए, और वह सोच रहे थे कि कभी तो वो मिलना चाहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारी दुकान बंद थी। तो उन्होंने पान वाले से रुक के पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया है कि दुकानें बंद हैं। तो वहाँ पे जो था पान वाला, उसने बताया रोते हुए कि जो है कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे यह बार बार यही मूर्ति देखनी पड़ेगी जिसके ऊपर ये पेडेस्टल पे मूर्ति रखी, जिसके ऊपर पर चश्मा नहीं होगा, जिसके ऊपर चश्मा नहीं होगा। लेकिन फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जब वो आ रहे थे कि तो 15 कुछ दिन बाद क्या यार गाइस, 15 दिन बाद जाते थे वो हर पखवाड़े में, 15 दिन बाद जाते थे गाइस वो। तो उन्होंने कही थी कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा था गाइस, सरकंडे से बना हुआ चश्मा था उनके मूर्ति पर लगा हुआ, कुछ इस तरीके की बच्चों ने बनाया था। तो वह ये दर्शाता है कि आने वाली भावी पीढ़ियों में भी यह बात है कि जो चश्मा है ना, ये दर्शाता है कि जैसे बच्चे बना लेते हैं तो कि बच्चों के अंदर भी अभी वो है, क्या कहते हैं उसे, देश प्रेम की भावना अभी भी बच्चों में है। तो यहीं पर आपकी कहानी ख़त्म होती है और हालदार साहब की आंखें मतलब नम हो जाती हैं और उनको नारे याद आते हैं गाइस। इससे अलग बता रहा हूँ, इसमें से थोड़ी बड़ा तो मैं थोड़ा आइडिया ले लेता हूँ। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। 7 मिनट में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाल गोविंद भगत, ये भाई जो चैप्टर है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। जो बाल गोविंद भगत होते हैं वो एक स्वावलंबी आदमी होते हैं, एक बहुत अच्छे आदमी होते हैं। उनकी पत्नी नहीं होती और उनका एक बेटा होता है, ठीक है। उनकी पत्नी नहीं होती, उनकी शादी हुई थी, उनकी पत्नी का निधन हो जाता है, मतलब अभी नहीं, बाद में पहले हो चुका होता है, ठीक है। जब कभी जाता है, बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके बाल पक गए थे। पकने का ये मत समझना खाना पक जाता, नहीं, बाल सफ़ेद हो गए थे, इसका मतलब बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे वो। और कबीरपंथी मठ में जाते थे वो, कबीरपंथियों की तरह कनफटी टोपी लंगोटी पहनना और ये सब काम वो करते थे। और एक कंबल ओढ़ लेते थे और उसारे में बैठ जाते थे, भाई इनकी बरामदे में बैठ जाते थे। वे ग्रस्त होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। मतलब वो ये सोच सकते हैं आप कि अगर गृहस्थ हैं और तब भी क्या है, वो एक साधु की तरह भांति रहते हैं अपने घर में। वो क्या करते थे, कंबल ओढ़ लेते थे, गृहस्थ मायन में साधु बनकर रहते थे। रामानंदी चंदन का टीका लगा लेते थे, ऐसे मुंह था उनका, और ऐसे वो थोड़ी सी दाढ़ी रखते थे, दाढ़ी मैंने बुरी सी बना दी है इसमें, और ऐसे टीका लगा लेते थे बीच में। ये आपका टीका हो गया रामानंदी चंदन वाला। और गले में तुलसी की माला पहन लेते थे। वाह वाह वाह, 4 चांद लग जाते थे उनके मुख पे। और एक बेडोल माला पहन लेते। उनका एक बेटा था आलसी सा और पतोहू थी। वे कबीर को साहब मानते थे। कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, कबीर को वो क्या मानते थे, साहब मानते थे। नए करिकुलम में, नए सिलेबस में ही चेंज आया। किसी दूसरे की चीज़ नहीं छूते थे और ना बिना वजह झगड़ा करते थे। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लादकर कबीरपंथी मठ ले जाते। फिर प्रसाद स्वरूप जो भी बचता उससे अपने घर की गुजर बसर चलाते। यानी कि शौच करने के लिए वो किसी के खेत में नहीं बैठते थे, वो अपने खेत में ही शौच करते थे। सोच सकते हैं आप कितने अच्छे आदमी थे। वे कबीर के पदों को बहुत अच्छे वे कबीर के पदों को बहुत मधुर गायन करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेत में काम करता था, तब बाल गोविंद भगत का पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत को रोपने करते हुए अपने मधुर गानों को गाता था। अभी गानों वाली बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान रख लेना। बांधों की अंधियारी में उनकी खजरी बजती थी। वो खजरी बजाते रहते थे। इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो आप अपने मन में।
उसको बजाते रहते थे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और गाते रहते थे गोदी में पिया वा ऐसे करके। वो कुछ गाना दे रखा है इसमें, गोदी में पिया वा कुछ ऐसे करके गाना है। सारा संसार सोया होता था तब वो उनका संगीत जगता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी। वे पहले सुबह नदी स्नान, सॉरी गाइस गलती हुई, वो पहले सुबह नदी में स्नान करते थे, को जाते थे और लौटकर पोखर के ऊंचे बिंडे पर अपनी खजरी लेकर बैठ जाते थे और अपना गाना शुरू कर देते थे। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठते थे। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष मतलब आप ये समझ सकते हो कि आपको उनका वो देखा गया। एक सेकंड, आवाज़ चली गई थी, आवाज़ आगे वापस। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड गाइस मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, आवाज़ आ रही होगी आपको। बड़े शौक से अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बहुत सुशील थी। अब देखो, जो उनका बेटा मरा तो उनकी सारी चरमोत्कर्ष मतलब जैसे कि उनकी जो सन्यासी होने के प्रूव कर दिया उन्होंने, एक तरह से प्रूव कर दिया कि हाँ मैं सन्यासी हूँ, मैं सच में ही हूँ। उनने सत्य प्रूव कर दिया, ये सच कर दिया, बिल्कुल प्रूव्ड था, हैंड्स प्रूव कर दिया उन्होंने कि वे एक सन्यासी हैं। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन की चटाई पर लिटाया, ठीक है। उन्होंने अपने चाव से, बड़े शौक से अपनी की शादी करवाई थी और बहू भी बहुत बड़ी सुशील थी, ठीक है, बहुत अच्छी बहू थी उनकी। और आंगन में लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया तथा उस पर फूल बिखरा पड़ा था, ठीक है। सामने बाल गोविंद भगत पर आसन जमाए गीत गा रहे थे। बहू को रोने के बजाय उत्सव बनाने को कह रहे थे, क्योंकि वह कह रहे थे कि जो आत्मा परमात्मा में जाकर मिल गई है और ये कोई भी रोने का वो नहीं है, तो तुम क्या करो, तुम उत्सव मनाओ। तो अब हाँ, ऐसे किसी का पति मर गया, वो विडो हो गई और उससे कोई ऐसे कहे तो उसे अच्छा नहीं लगा और वो और ज़्यादा रोई जा रही है और गाँव की औरतें उसको चुप करा रही थी। एक्स्ट्रा सीन बता दिया मैंने इसमें, तो समरी है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा भी बताना जरूरी है, पेपर में आप अच्छे से लिख सकूँ। यह आनंद की वो कह रहे थे, आत्मा परमात्मा में जाकर मिली, बिरयानी अपने घर में जाके मिली। उन्होंने बेटे की चिंता को आग भी बहू से दिलवाई, मतलब बेटे की जो चिता होती है से लकड़ी वगैरह पर रख के जो जलाते हैं ना उसको, तो उससे अपनी बेटी से दिलवाई। यानी कि आदमियों से करवाते हैं, लेकिन उन्होंने अंतिम संस्कार भी अपनी उसके साले को बुलवाया, मतलब अपने बेटे के साले को या फिर उसके भाई को बुलवाया और उससे कहा कि तुम इसकी शादी किसी अच्छे ख़ानदान में करा दो, किसी और लड़के से। लेकिन वो उसकी रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है कि मैं नहीं, मैं आपकी सेवा करूँगी और आप इतने बूढ़े हो चुके हो, फिर आपका सेवा करोगी। तो वो कहते हैं अगर तू जा रही है, नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। बाल गोविंद भगत की मृत्यु वाला कांड देख लेते हैं। मतलब अब बाल गोविंद भगत जो थे, जब चैप्टर शुरू हुआ था तब वो 68 के थे, अब वो आके लगभग वो 80+ के हो चुके हैं, ठीक है। अब 80+ का आदमी, बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई, मतलब उन्हीं के हिसाब से हुई। वो हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, ऐसे बैग लटका के पीछे आराम से चलते थे और वहीं से आके खाना खाते थे और उपवास करते थे और उनको काफ़ी टाइम लग जाता था, लगभग 30 दिन लग जाते थे। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल चलते थे घर से खाकर। ये बताना एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं, नीचे कमेंट में बताना गाइस। घर से खाकर निकलते थे तथा वापस आकर खाते थे, बाकी दिन उपवास पर, ठीक है, बाकी दिन उपवास पर निकलते थे। सोच लीजिए, अब यहाँ ये गंगा है, मान लो ये एक सेकंड गाइस, मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए यहाँ पर गंगा है उनकी, यहाँ पे उनका घर है, यहाँ पे उनका क्या है जो घर है। अब देखो, और ये 30 कोस की दूरी है, इससे आप बहुत अच्छे से, ये आपको याद रहेगा और पेपर में अच्छे से आप लिखोगे अगर एक दिन पहले भी पढ़ रहे हो। तो 30 कोस की दूरी थी उनकी अपने घर से, तो यहाँ से उन्होंने कुछ खाया, यहाँ से खाया और वहाँ पर जाके खाया। तो बीच का जो टाइम था वो मान सकते हो आप, कम से कम 10 दिन तो लगते होंगे यार, पैदल जाने आने में बहुत टाइम लग जाता था। ड्राइंग कैसी लगी है बताना यार कमेंट में, ठीक है। ड्राइंग कैसी लगी है ये भी कमेंट में बताना आपको, आप कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाइक करो या अनलाइक करो, वो आपके ऊपर है, लाइक और अनलाइक ये आपके फीडबैक के ऊपर है। अगर अनलाइक करते हो तो कमेंट जरूर करा करो, अगर अनलाइक करते हो तो कमेंट जरूर करा करो गाइस। वापस से चैप्टर पे आते हैं। अब चैप्टर का बाल गोविंद भगत वे हर वर्ष गंगा 30
कोस दूर पड़ती थी। वे पैदल चलते थे, घर से खाना खाकर निकलते थे तथा वापस खाना आकर खाते, बाकी दिनों उपवास पर। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो क्वेश्चन आंसर करेंगे गाइस, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे गाइस, प्रश्नोत्तर करेंगे। अब रुक जाओ। तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वे नियमबद्ध छोड़ने वाले नहीं थे, मतलब अपनी दिनचर्या को छोड़ने वाले नहीं थे। टस से मस ना हुए। एक दिन अंध्या में गाना तो गाया, अंध्या लिख दिया यार मैंने नहीं, सॉरी ऐप ने। संध्या के में गाना तो गाया, और भोर मतलब सुबह, जो कहते हैं ना गाँव में भोर हो गई मतलब सुबह हो गई, एक तरीके से आप कहते हैं, दौताएँ कहते हैं गाँव में। किसी ने अभी गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद मगध का मृत शरीर पड़ा था। यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं गाइस, लखनवी अंदाज। अब ये जो आपका चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा बेकार चैप्टर है मेरे हिसाब से। लखनवी अंदाज एक नवाब का था। लेखक को पास में ही एक, इसमें देखो एक मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ। एक लेखक है और एक नवाब है, इनको जाना है कहीं पर। ये आपकी छुक गाड़ी है, ट्रेन। अब इनको ट्रेन पे जाना है। ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा, ये फर्स्ट क्लास का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ऐसे डिब्बे हैं। तो वो सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठ जाते हैं ताकि उनको कोई दिखे ना। लेकिन ये ऐसा यही सोचकर गाइस, एक और आदमी की एंट्री होती है जिनका नाम है नवाब साहब। अब नवाब साहब आ जाते हैं आपके। नवाब साहब क्या करते हैं, नवाब साहब खूब बड़े नवाब थे यार। और जो आपका क्या नाम है, वो छोटे थे यार इनके सामने। तो वो दोनों एक ही सेकंड क्लास में आ जाते थे, ठीक है। यशपाल ने लिखी है शायद, सॉरी यार मैं भूल गया, सॉरी यार। लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया। उसमें भीड़ कम होती थी। वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच रहे थे। कि लेखक हैं तो भाई कोई कहानी लिखेंगे ही। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बे में कोई खाली नहीं मिला, जैसे मैंने आपको बताया था। अब आपको जल्दी पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में आएगा। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ के नवाब नस्ल के एक सज्जन पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने 2 ताज़ा चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। उन्होंने लेखक से मिलने से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब की सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सकें। परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि कोई सफ़ेदपोश उनके मंझले दर्जे में सफ़र करता दिखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए ख़रीदा होगा, परंतु अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं, मतलब आप किसी पराये आदमी के सामने, दूसरे आदमी के सामने खीरा कैसे खाया जाए। अब जैसे कि आप समझ सकते हो, आप लंच खा रहे हो, आप थोड़ा सा ही लंच लाए हो और आपके सामने 10 बच्चे खड़े हों भूखे, तो आपको मन करेगा उनको देने का, लेकिन आपको अंदर से एक गंदी सी फीलिंग आएगी कि यार ये और आ गए यार, गंदी बात, ये और मांगेंगे हम मुझसे, आती है ना। और आप अकेले इसको खाने वाले हो, छोटे से आप, और छोटा सा आपका खाना। तो अब इस तरीके की आप इनको देखोगे नहीं, फिर ये आपसे मांग ही लेंगे, फिर आपका खाना ठूस जाएंगे। ये तो हो गई बाहर की बात समझाने के लिए। अचानक नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख रहे थे। मतलब जो डंडी होती है ना विंडो के साइड में ऐसे विंडो है, उसमें डंडी होती है, यूँ करके। ये विंडो है आपकी ट्रेन की, डंडी होती है, यहाँ पे लोग बैठते हैं। यहाँ पे सामने वो बैठे थे, अब उनको भी वहीं जगह मिली मर के बैठने की। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब ये खीरा यार खाएंगे तो सही है। अब यार मैंने डाल दिया वो, सॉरी हम दोबारा नहीं बना रहा। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने का कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीले, काटे और उसको पोंछा तौलिए से। उसमें जीरा नमक बुरककर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा, किंतु एक बार मना कर चुके ने अपने आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए, क्योंकि अभी तो कहानी के मना कर रहा था, अब ठूस रहा आराम से। तो जो आगे लोग होते हैं वो मुसलमान होते हैं, मॉडर्न होते हैं, मियाँ कह सकते हो आप उनको। लेखक ने मन ही मन में, लखनऊ के नवाब कहते हैं उन्हें बड़ी इज्जत से प्यार से, सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के लिए ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने खीरे का एक फाँक को
उठाकर होठों तक ले गए, उसे सूंघा, खीरे के स्वाद का आनंद लेकर पलकें मूंद ली, आँख बंद करके आप फील कर सकते हो, करा और फेंक दिया इसमें जो लग रही थी, बाहर फेंक दिया खगिए से, और एक एक करके सूंघा और एक एक करके फेंकने लगी तौलियाँ। फिर गाँव लेखक की ओर देखा और फिर नायब इस्तेमाल से थककर लेट गए। अब भाई उनने एक्सपेरिमेंट कर दिया था बहुत अच्छा, और वो आराम से थककर लेट चुके थे, मुझे कुछ नहीं है। लेखक ने सोचा कि खीरे का इस्तेमाल करने से क्या पेट बढ़ सकता है। तभी नवाब साहब ने डकार ली और बोले, खीरा होता ही लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के गंध से पेट बढ़ जाने की डकार आ जाती है तो बिना विचार घटना और पात्रों के एक इच्छा मात्र से ही एक नई कहानी बनाई जा सकती है। तो अब बैठे थे तो उनने इनके ऊपर भी कहानी लिखी और एक और बिना उस पर उनकी कहानी लिखी। तो यहाँ पे अब ये भी चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अब हम लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं और हमको हो चुकी है 21 मिनट। तो यार 21 मिनट हो जान दो। अभी हमने ये करा, नेताजी चश्मा करा, बाल गोविंद भगत करा, लखनवी अंदाज करा, अब करेंगे मानवीय करुणा की जीवन। इसका इंट्रो ले लेते हैं पहले। इस चैप्टर में है क्या क्या, कितने कैरेक्टर्स हैं। इसमें एक फादर बुल्के हैं और एक उनके परम मित्र हैं जो कि लेखक भी हैं, और ये लेखक कई बार जेल भी गए हैं, जो भारत के आंदोलनों में शामिल हुए थे। फादर बुल्के आप जान सकते हैं वो बेल्जियम में रहते थे। ठीक है, अब पाठ को शुरू करते हैं। मैं गाइस बस 1 सेकंड रुक गया। तो लेखक, तब तक गाइस मैं पानी की सिप ले लेता हूँ। गाइस इसी बात पे एक काम कर दो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और फेक चैनल, फेक यूट्यूबर्स तो मेरे जूते में रहते हैं। तो एक बार मैं इसका वो ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। भौजा बे यार, कैसे लिया जाए स्क्रीनशॉट। मैं लेता हूँ उसका स्क्रीनशॉट गाइस। एक सेकंड। तो मैंने सोचा है कि अगली वीडियो में तुम सबसे बात करी जाए। जितने भी मेरे 50-60 सब्सक्राइबर्स हैं वो सब अपनी वो भेजना प्रोफाइल फ़ोटो, और मैं उसको अपनी थंबनेल में लगाऊंगा। और एक 50 सब्सक्राइबर्स होने पर एक पूरा वो लगाऊंगा कि मेरे भाई इतने 50 सब्सक्राइबर्स हैं, इतने जन है मेरे, उसका पूरा एक वीडियो। अब फालतू की बातें छोड़कर चैप्टर शुरू करते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य छवि। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। ठीक है, फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रैम्स चैम्पल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रैम्स चैम्पल पे। एक और बार देख लेना गाइस, रैम्स चैम्पल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली थी। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे, यानी कि बिजनेसमैन थे छोटे से। एक भाई पादरी था तथा एक भाई एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन भी थी जिसने बहुत दिन बाद शादी की थी। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। उन पत्रों को वे मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाती थी। भारत में उनका जेसेंट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार्य की शिक्षा प्राप्त की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया था। कोलकाता में रहते हुए, कहाँ पे रहते थे वो? इंडिया में, कोलकाता में। रैम्स चैम्पल पे कहाँ रहते थे? बेल्जियम में। कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद में एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इंजीनियरिंग करने के बाद पादरी की शिक्षा ली। 9-10 वर्ष में दार्जिलिंग में अध्ययन किया। कोलकाता में रहते हुए बीए एमए की और इलाहाबाद से बीए एमए की। कोलकाता में रहते हुए बीए वहीं के लोकल से और इलाहाबाद के सिटी से, जो प्रयागराज बन चुका है गाइस। यहाँ पे प्रयागराज लिखना पेपर में, यहाँ पे प्रयागराज लिखना टीचर पे थोड़ा इफेक्टिव भी लगेगा। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हिंदी से उनका अत्यधिक लगाव था। हिंदी जो हमारी भाषा थी और हमारी संस्कृति थी, तभी तो वो आए थे यहाँ पर अपने बेल्जियम को छोड़कर, इतने अच्छे परिवार को छोड़कर यहाँ पर, इसलिए तो आए थे इंजीनियरिंग को छोड़कर। 1950 शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास लिखा गया। रांची में सेंट जॉर्ज कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्हें काम किया। मतलब अब इतनी बड़ी बात हो गई, उन्हें संस्कृति विभाग में भी काम करने को मिला। उनके लिए अच्छा रहा कि भाई उनको
तो एक बात और है, इसमें फैक्चुअल पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। इस पॉइंट को आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है कि कहाँ पर उन्होंने काम किया था। आई होप आपने फैक्चुअल पॉइंट को याद रख लिया होगा। इसके बाद उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास में लिखा। रांची में सेंट जॉर्ज कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग में उनको काम करने के लिए भी मिला, वो भी विवादाध्यक्ष की मैं आपको याद करने के लिए बोला था। बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक, एक मातरलिंग नाटक होता था, वहाँ प्रसिद्ध नाटक था, उसमें उनको क्या करा, ब्लू बर्ड नीला पक्षी रूपांतरण के नाम से किया। ठीक है, नाटक में थोड़ा सा काम किया उन्होंने। हिंदी अंग्रेजी कोश भी किया, मतलब डिक्शनरी बनाई, एक डिक्शनरी बनाई उन्होंने, ये भी बहुत। और 2-4 बार ही बेल्जियम गए, मतलब अपनी माँ से मिलने, जो उनकी माँ थी। 3 बार तो तब गए थे जब उनकी माँ थी, और माँ की मृत्यु हो जाने के बाद वो एक बार ही बेल्जियम गए थे। उसके बाद वह बेल्जियम फिर लौटकर कभी नहीं गए। लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ, जो कि दिल्ली आने पर भी बना। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए, और वे एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं। एक बार रिश्ता बनाते थे मतलब किसी के साथ, तो तोड़ते नहीं थे, और उससे बहुत प्रेम से रहते थे, यानी कि वो एक सन्यासी होते हुए भी अपने घर में रहते थे। जो लेखक थे वो उनको बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि वो वास्तविक में बहुत अच्छे थे। महान व्यक्ति से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक बार रिश्ता बनाते थे, तोड़ते नहीं। उनकी इच्छा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। मरने से पहले वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने में जुझलाते थे और दुखी हो जाते थे। जैसे कि हिंदी ना बोलने वालों को, ढंग से ना पढ़ने वालों को देखकर, या फिर हिंदी में जो बच्चे फेल हो जाते हैं, आज भी यूपी बोर्ड में बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं हिंदी में, तो उनको अगर वो यहाँ पे होते तो देखते तो वो और ज़्यादा रोते दुखी होते कि भाई इस देश में रह रहे हैं और इसी देश का बुरा हो रहा है। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो गए। मतलब कोई अब हिंदी की बुराई कर रहा है, हिंदी, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। फादर बुल्के की मृत्यु जहरबाद, भाई साहब जहरबाद एक बहुत बड़ी बीमारी थी उस समय, जिससे फोड़ा हो जाता था और आदमी मर जाता था। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथी उंगलियां सूजी हुई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होकर अफसोस हुआ। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी के रघुवंश जी के बेटे, अब रघुवंश वो वाला रघुवंश नहीं है जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है, लक्ष्मण जी वाला रघुवंश नहीं है, आदमी है, उसका नाम है रघुवंश। डॉक्टर रघुवंश थे, एक डॉक्टर थे, ठीक है। निकलसन कब्रगाह के ताबूत नीली गाड़ी में हो गया। उसके बाद आता परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। वहां उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद, या भाई अखबार में आती है ना जैसे न्यूज़, वैसे दे रखा है। फादर करते को आपको नाम याद नहीं करने का है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लेटाने के रांची के फादर पार्क तो इन्होंने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया। सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने भी सभी जीवन के अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने जहरबाद जैसी मृत्यु देकर अन्याय किया। लेखक फादर को ऐसे संगन वृक्ष की उपमा देते हैं जो अपनी घनी छाया, फल फूल और गंध से सबका भला करता है और सर्वश्रेष्ठ रहता है, और जिसके संग खुद बुरा हो जाता है। गाइस, तो हमने यहाँ पे अपने 4 चैप्टर कवर किए हैं। नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद वध, लाल गोविंद नंदा। इसी वीडियो में अब आधे घंटे की वीडियो हो गई है, अगली वीडियो में हम वो करेंगे, मतलब इस वीडियो में ही हम वो करेंगे क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।